ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है और इसमें मैं इस पूरे चैप्टर में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको सम अप करने वाला हूँ। तो हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज से। और उसमें हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मैयर कर सकते हैं, यानी जितनी भी मैयरेबल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये वही क्वांटिटीज हैं जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में यूज होती हैं। और मैंने आपको बहुत सारी मिसाल दी थी। मिसाल के तौर पे अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप चीनी लेने जाते हैं, शुगर लेने जाते हैं, तो आप जाके कहते हैं कि मुझे 5 किलोग्राम शुगर चाहिए। ठीक है, तो ये जो शुगर है और आपने जो उसके लिए 5 किलोग्राम का लफ्ज यूज किया है, ठीक है, तो शुगर जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, उस क्वांटिटी को किस प्रॉपर्टी से आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, वो उसकी मैस है। ठीक है, तो मैस एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो सारी की सारी जो है फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे गए थे और हमने कहा था कि अब अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को बयान कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, और अगर फिजिकल क्वांटिटीज हमारी लाइफ में डायरेक्टली रिलेटेड हैं, एसोसिएट है हमारी जिंदगी से, तो फिर उनको हमें कुछ ना कुछ यूनिट्स भी देने पड़ेंगे। और फिर हमने पढ़ा था कि ऐसे ही यूनिट्स देने के चक्कर में ओवर पीरियड ऑफ टाइम साइंसदानों ने मिलकर एक सिस्टम मुतारफ कराया जिसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, और वो 1960 में मुतारफ करवाया गया। उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को बुनियादी या बेस क्वांटिटीज कहा गया। उनमें से सेवन है, और मैस जिसकी मैंने आपको मिसाल दी वो भी इन्हीं क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी है। तो यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके बाद हमने कहा था कि बाज़-औक़ात यूं होता है कि जब हम साइंस में नंबर्स को लिखते हैं तो नंबर्स बहुत बड़े होते हैं। तो उनके लिए भी हमने एक शॉर्ट हैंड इंट्रोड्यूस करवा लिया, और वो शॉर्ट हैंड जो है उसको प्रीफिक्सेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे मिसाल दी हुई है कि अगर आपके पास आपने लिखना हो कि 1000 ग्राम, तो आप उसको सिंपली 1000 ग्राम की बजाय 1 किलोग्राम पे लिख सकते हैं। तो जो किलो है यहाँ पे वो प्रीफिक्स कहलाता है। और ये एक छोटी सी मिसाल है। अगर आपने मिसाल के तौर पे जमीन की मैस लिखनी हो, तो जमीन की मैस जो है वो बहुत बड़ा नंबर है, यानी 6 × 10⁻²4 किलोग्राम है। ठीक है, तो उसको भी फिर आप साइंटिफिक नोटेशन में सिंपली लिख सकते हैं 6 योटा किलोग्राम, जो मैंने आपको जब चैप्टर की वीडियोस बना रहा था तो आपको बताई थी। उसके बाद हमने इन जो यूनिट्स हमने पढ़े थे उनको कन्वर्ट करने का तरीका देखा था एक एग्जांपल सॉल्व करके। और यहाँ पे मैंने मिसाल दी हुई है कि कैसे आप यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। कि अगर आपके पास स्पीड दी हुई है किसी ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल कोई कार ले लेते हैं आप, और आप कहें कि जो कार है उसकी स्पीड जो है वो 1 किलोमीटर फी घंटा है, और आप चाहते हैं कि हम इसको किलोमीटर्स फी घंटा की बजाय मीटर्स फी सेकंड्स में बयान कर सकें। तो ये काम जो है ये आप यूनिट्स को कन्वर्ट करके करते हैं। और जब आप दो यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं तो उनके दरमियान कोई ना कोई कन्वर्जन फैक्टर एग्जिस्ट करता है, जो हमने पढ़ा था। उसके बाद हम इन बुनियादी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद एक नए टॉपिक पे आए थे, जिनको प्रिसिजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमने नाम दिया था। और इस टॉपिक में हमने सीखा था कि जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज को मैयर करते हैं तो उनकी मैयरमेंट के साथ कुछ ना कुछ एरर या अनसर्टेनिटी एसोसिएट होती है। यानी आप किसी भी क्वांटिटी को प्रीसाइजली मैयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो एरर्स या अनसर्टेनिटी कितनी तरह के होते हैं उनके बारे में हमने इस टॉपिक में सीखा था। जो पहली डेफिनेशन हमने इस टॉपिक में सीखी थी उसको प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं। कि प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी मेजरमेंट कहलाएगी। तो हमने उसमें कहा था कि जब आप किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करते हैं, तो आप कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं, लेट से 3 या 5 मेजरमेंट्स लेते हैं। तो प्रीसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसमें वो सारी की सारी जो मेजरमेंट्स आपने ली हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि वो मेजरमेंट्स एक दूसरे के करीब करीब होती हैं। इसका मतलब ये है कि
प्रीसाइज मेजरमेंट का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि क्या आपकी मेजरमेंट जो है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब भी है। ठीक है। प्रिसाइज मेजरमेंट वो मेजरमेंट होगी जिसमें जो मेजरमेंट आपने की है 3 बार 4 बार 5 बार, अगर वो सारी रीडिंग्स एक दूसरे के करीब करीब आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी मेजरमेंट प्रीसाइज है। लेकिन प्रीसाइज मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट की गारंटी नहीं देती। और हम अब देखने वाले हैं कि एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है। हमने कहा था कि एक्यूरेट मेजरमेंट एक ऐसी मेजरमेंट होती है जिसमें हमारी जो मेजर्ड करदा वैल्यू है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, वो उस फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू के करीब आ जाए। मैंने अभी आपको प्रीसाइज मेजरमेंट के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी मिसाल दी थी। और उसकी वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर्स पर सेकंड होती है। ठीक है। अब अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप उस एक्सपेरिमेंट को 3 दफा दोहराते हैं और आपके पास जो स्मॉल जी की वैल्यू यानी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू आती है, लेट्स से कि वो 8.5 आती है, 8.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और जब आप उसको रिपीट करते हैं तो वो 8.5 के करीब करीब ही आती है। तो ऐसे केस में आपकी जो मेजरमेंट है वो प्रीसाइज तो होगी लेकिन एक्यूरेट नहीं होगी। प्रीसाइज इसलिए होगी क्योंकि आपने जितनी भी मेजरमेंट्स ली हैं वो सारी एक दूसरे के करीब करीब आई हैं, एंड दैट सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया ऑफ फॉर प्रीसाइज मेजरमेंट। लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है क्योंकि हमें पता है एक्यूरेट जो है वो 9.8 है और 8.5 और 9.8 का बहुत डिफरेंस है। तो वो आपकी मेजरमेंट तो ये पॉसिबल है कि एक मेजरमेंट प्रीसाइज हो लेकिन एक्यूरेट ना हो। उसके बाद हमने एरर को पढ़ा था और हमने ये कहा था कि एरर उस चीज को कहते हैं कि जब हमारे पास मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस है वो एरर कहलाता है। यही जी की मिसाल लेते हैं जो भी मैं आपको दे रहा था कि आपने उसकी जो वैल्यू मेजर की है वो 8.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। आपको पता है कि उसकी एक्चुअल या ट्रू वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस केस में जो एरर है वो 1.3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का है, जो बहुत ज्यादा है इस केस में। तो ये जो डिविएशन होती है, ये डिफरेंस होता है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का, उसको आप क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। फिर हमने अनसर्टेनिटी की बात की थी कि अनसर्टेनिटी क्या होती है, और इसको मैंने यहाँ पे एक ग्राफ या एक लाइन के ऊपर प्लॉट बना के जाहिर करने की कोशिश की है कि फर्ज करें कि आपने कोई मेजरमेंट की है और उस मेजरमेंट की ये वैल्यू आई है। ठीक है। ये हमारी है मेजर्ड वैल्यू। उसके बाद आप उस मेजरमेंट को रिपीट करते जाते हैं, यानी आप अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट करते जाते हैं और आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज आती जाती हैं जो इस सेंट्रल मेजरमेंट के बराबर नहीं आती। इधर लाई करती हैं उसके लेफ्ट पे या फिर उसके राइट पे लाई करती हैं। तो अनसर्टेनिटी वो एरिया होता है, ये वाला एरिया जो मैंने दिखाया हुआ है व्हाइट लाइन से, ये अनसर्टेनिटी वो रीजन है, वो एरिया है मेजर्ड वैल्यू के इर्द गिर्द जहां पे रिपीटेड मेजरमेंट्स की वैल्यूज लाई कर सकती हैं। ठीक है। तो ये जो रीजन है जिसको मैंने एंड पे मार्क किया हुआ है, ये वो रीजन है जहां मैक्सिमम डिविएशन आ सकती है। ठीक है। तो ये रीजन जो है लेफ्ट और राइट, ये अनसर्टेनिटी कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू थी यहाँ पे वो इतनी अनसर्टेन है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लाइन या रीजन जितना ज्यादा होगा, आपकी जो मेजरमेंट है वो उतनी ज्यादा अनसर्टेन होगी। ठीक है। दूसरे अल्फाज में वो उतनी जो है वो उसमें एरर उतना ज्यादा आता जाएगा और वो कम एक्यूरेट होती जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें रिलेटेड है। खैर ये हमने डिटेल में पढ़ी थी। उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात की थी जिसमें हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे कि हम ये जो मेजरमेंट करते हैं जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, इन मेजरमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने फाइनल जो वैल्यू होती है उसमें रखने होते हैं। ठीक है। और इसमें खैर रूल्स आप पढ़ लेंगे लेक्चर को सुन के। तो उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास अनसर्टेनिटी कैलकुलेशंस थी कुछ, और अनसर्टेनिटी कैलकुलेशंस में हमने 2 तरह के फार्मूलाज देखे थे। असल में तो 4 तरह की अनसर्टेनिटीज हैं। 4 तरह की ये थी कि जब हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हो
या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो उस केस में जो टोटल अनसर्टेनिटी आती है सिस्टम में, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसका जो फार्मूला था, फार्मूला ये था कि हमारे पास जो टोटल एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी है वो ऐड होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी रूल टू रिमेंबर। In case of addition and subtraction, absolute uncertainty adds. What does this mean? Let me explain. हमारे पास कोई क्वांटिटी थी, क्वांटिटी x और क्वांटिटी y, जिसको आपने मेजर किया। लेट मी राइट हियर क्वांटिटी x। कोई क्वांटिटी x थी जिसको आपने मेजर किया, x प्लस माइनस डेल्टा x। और फिर आपके पास कोई क्वांटिटी y थी जिसको आपने मेजर किया, y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है। फिर आपने इन दोनों को ऐड किया। यहाँ पे आप कर रहे हैं इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को ऐड। ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्ट। और ये जो इनका रिजल्ट आया उसको आपने नाम दिया कि कोई नई क्वांटिटी z, यानी उसका जो फार्मूला बन गया वो z प्लस डेल्टा z बन गया। तो यहाँ पे जो x और y और z हैं, x और y उन दो मेजर्ड क्वांटिटीज की प्रीसाइज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपने मेजर की हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंगली z उनका जो ऐड करके रिजल्ट आएगा उस प्रीसाइज मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो डेल्टा x और डेल्टा y हैं वो उनमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है, जो मैंने यहाँ पे मिसाल दी थी। ये वाले इस वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इस वाले रीजन को। ठीक है, तो ये उनमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है। तो जब आप टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे कोई सी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, तो उनकी जो फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी होगी, जो यहाँ पे मैंने डेल्टा जेड से रिप्रेजेंट किया है, वो सिंपली ऐड हो जाएगी। इंडिविजुअल क्वांटिटीज की अनसर्टेनिटीज जो थी वो ऐड हो जाएंगी। इसी तरह जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस आता है तो फिर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। बिल्कुल इसी तरह यही दो क्वांटिटीज लें, लेकिन इस केस में यहाँ पे ऐड हो रही थी, तो अब आप डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, तो उनकी जो फाइनल अनसर्टेनिटी बनेगी डेल्टा जेड। ठीक है, वो जो फार्मूला फॉलो फॉलो करती हैं वो ये वाला फार्मूला फॉलो करती हैं, और ये वाला जो फार्मूला है डेल्टा जेड डिवाइड बाई जेड या फिर डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये वाला फार्मूला फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला है। तो सिंपल सा रूल है। और ये वाला जो फार्मूला है, ये डेल्टा जेड जो है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाता है। ठीक है, तो अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है दो क्वांटिटीज की, तो उनकी जो अनसर्टेनिटीज होंगी वो सिंपली ऐड हो जाएंगी, उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होंगी। और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं दो क्वांटिटीज, तो उनके रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी आएगी वो इस तरह आएगी कि ये वाला जो रिलेशन है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का, ये सेटिस्फाई होगा। एक दफा आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई तो आप उधर से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों साइड्स को जी से मल्टीप्लाई करके। तो ये तो हमने अनसर्टेनिटीज को कैलकुलेट कैसे करते हैं उनके फार्मूलाज पढ़े थे। और फाइनली हमारे पास एक टॉपिक था डायमेंशनल एनालिसिस, जिसके बारे में अ, बहुत सी बहुत से अबहाम पाए जाते हैं। हमारी कम से कम कॉलेज की किताब में इतना अच्छे तरीके से उसको डिफाइन नहीं किया गया, ये बताया नहीं गया, इनफैक्ट इसकी डेफिनेशन नहीं है। ये एक प्रोसेस है, ये एक अमल है जो हम सीखते हैं। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें किसी भी क्वांटिटी की नेचर के बारे में बताता है। क्या मतलब है नेचर के बारे में बताने का? मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आप किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई मेजर करते हैं और चौड़ाई मेजर करते हैं, तो आप देखें नाम तो दो मुख्तलिफ दे रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई, आप ऊंचाई भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नाम तो आप मुख्तलिफ दे रहे हैं, लेकिन इसेंशियली जो चीज आप मेजर कर रहे हैं वो लेंथ है। ठीक है, उस लेंथ को हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है मुख्तलिफ नाम देके। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये हमें ये बताता है कि असल में जो दो क्वांटिटीज जिनको हमने मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं वो असल में एक ही हैं, उनकी नेचर एक चीज एक ही है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी नेचर एक ही है? ये डायमेंशनल एनालिसिस बताता है, ये एक तरीका देता है। ये कहता है कि आप हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक प्रॉपर्टी एसोसिएट कर दें जिसको हम कहेंगे डायमेंशन। ठीक है, और फिर ये हम देखेंगे कि हर हर दो क्वांटिटीज या ज्यादा क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज की डायमेंशंस एक जैसी होती हैं, हम कहेंगे कि वो एक जैसी नेचर की हैं। जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर आप लंबाई मेजर करते हैं या चौड़ाई मेजर करते हैं,
तो जब आप लंबाई और चौड़ाई की डायमेंशंस देखेंगे तो वो दोनों लेंथ की डायमेंशंस आएंगी। तो डायमेंशंस की हमने वीडियोस में बात की थी, तो आप देख सकते हैं। तो दोनों की डायमेंशंस जो है वो लेंथ की आती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि लंबाई और चौड़ाई असलन एक ही क्वांटिटी है, उनकी नेचर एक है। दिस इज व्हाट इज मीन्स बाय द नेचर ऑफ द क्वांटिटी। इसके कुछ और यूजेस भी हमने पढ़े थे, दो स्पेसिफिकली मैंने डिस्कस किए थे एग्जांपल्स देके। पहला कि ये हमें ये बताता है कि कोई इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं है। व्हाट डज इट मीन्स बाय बीइंग होमोजेनियस? इट मीन्स कि फर्ज करें हमारे पास ये न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन ये बता रही है कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास वेलोसिटी है, ये स्पीड है। तो होना यूं चाहिए कि राइट हैंड साइड पे ये जो हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, ये भी वेलोसिटी ही को बता रही हूँ। ठीक है, हम वैसे इस इक्वेशन को देख सकते हैं और अंदाजा कर सकते हैं कि राइट पे पहली टर्म वेलोसिटी है, दूसरी टर्म एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम है, जो अगेन वेलोसिटी होती है। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस जब हम इसका करते हैं, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड को डायमेंशंस की फॉर्म में लिख के देखते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों साइड्स की डायमेंशंस एक जैसी आ रही हैं, विच मीन्स कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे स्पीड या वेलोसिटी है तो राइट हैंड साइड पे भी स्पीड या वेलोसिटी ही है। विच मीन्स कि इक्वेशन करेक्ट है, एंड इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस कि अगर आप फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे फोर्स ही आनी चाहिए ना, मैथ तो नहीं आनी चाहिए। तो ये हमें डायमेंशनल एनालिसिस बताता है। फाइनली हमने डायमेंशनल एनालिसिस को यूज किया था कोई फार्मूला ड्राइव करने के लिए, और मैंने यहाँ आपको केपलर लॉ की एग्जांपल दी थी, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे इस मैकेनिक्स के कोर्स के एंड के ऊपर। और मैंने आपको दिखाया था कि कैसे केपलर लॉ आप डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। इट्स वेरी पावरफुल टूल। अगर आपको एग्जाम्पल याद हो, तो हमने सिर्फ गेस किया था कि जो टाइम पीरियड है, यानी कैपलर लॉ जो है, वो इन इन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, हमने गेस किया था, और इसकी मजे की बात यह है कि अगर आपका गेस सही नहीं है, फर्ज करो कि आप गेस करते हैं कि कोई चीज किसी चीज पे डिपेंड कर रही है, लेट्स से टाइम पीरियड जो है किसी भी प्लेनेट का सूर्य के गिर्द, यही केपलर लॉ है, आप इसको डिराइव करना चाहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से, और आप गेस करते हैं कि फर्ज करो जो प्लेनेट का टाइम पीरियड है वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, लेट्स से प्लेनेट के एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। और खूबसूरती डायमेंशनल एनालिसिस की ये है कि अगर टाइम पीरियड एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करता, तो आप देखेंगे एंड पे जब आप डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है इक्वेशन से। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, कि आपने एक चीज सपोज की और एंड पे वो गायब हो गई है, विच मीन्स कि आपकी सपोजिशन दुरुस्त नहीं थी। दिस इज ब्यूटी। ओके, खैर यहाँ पे हमारा टॉपिक चैप्टर खत्म हुआ था, और यहाँ पे हमारी समरी भी खत्म होती है। और रूल इज कि अगर आपको इस समरी को सुनते हुए सारी चीजें जो आपने इस चैप्टर में पढ़ी हैं वो माइंड में आ गई हैं, फ्रेश हो गई हैं, और आपको पता चल गया है कि हमने क्या क्या पढ़ा था, सारे कॉन्सेप्ट्स अगर फ्रेश हो गए हैं, देन इट्स गुड। अगर आपको कोई चीज लगता है कि ये मुझे भूल गई है, या यहाँ पे इस छोटी सी समरी में उसकी समझ नहीं आई, then the suggestion is to go back and listen to the lecture again and read the book again. Okay.